इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गुजरात स्टेट को लेकर के। वहां पर पहली बार MLA बनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भूपेंद्र पाटिल और उनको अब CM बना दिया गया है गुजरात का। ये जो भूपेंद्र पाटिल है वो पाटीदार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और पाटीदार कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वहां पर असेंबली इलेक्शन है, तो ये माना जा रहा है पॉलिटिकल आधार पर अगर ये देखें तो वहां की जो पाटीदार कम्युनिटी है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए उनके जो लीडर हैं उन्हीं को वहां का CM अपॉइंट किया गया है। CM के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है तब भी CM बन सकता है। कंडीशन ये है कि 6 मंथ्स के अंदर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना होगा। ओके, आर्टिकल 164 ये बताता है कि जो गवर्नर है स्टेट का वो क्या करता है, CM को अपॉइंट करता है। आर्टिकल 167 हमें यह बताता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में और गवर्नर के बीच में एक कड़ी का एक जॉइंट एक ब्रिज का काम करता है। ओके, जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को एडवाइस देता है कि किन किन पर्सन्स को मिनिस्टर्स अपॉइंट करना है। ओके, तो ये चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज है US ओपन को लेकर के। US ओपन जो है वो ब्रिटिश प्लेयर है जिनका नाम है एम्मा राडुकानु। इन्होंने जीत लिया इसको और ये है प्रेजेंट टाइम में 18 ईयर्स ओल्ड। मतलब अगर देखें तो एज के अकॉर्डिंग मारिया शारापोवा जो थी वो 17 ईयर्स ओल्ड थी जब 2004 में वो खेल रही थी और प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही छोटी एज में उन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीता है। उनकी जो ओपोनेंट थी वो कैनेडियन प्लेयर लेला फर्नांडीज थी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो इनकी अपोनेंट थी वो भी 19 ईयर्स ओल्ड थी। मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो 1999 में इसी तरीके की बहुत ही छोटी एज में मार्टिना हिंगिस और सेरेना विलियम्स आपस में गेम खेल रही थी और सेम इसी तरीके से बहुत ही छोटी एज में इन्होंने गेम खेला और US ओपन जो है वो ब्रिटिश प्लेयर ने अपने हाथ में कर लिया। अभी जो ग्रैंड स्लैम है उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे। पूरे ईयर की अगर हम बात करें तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। फर्स्ट जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ओके, ये जनवरी में खेला जाता है। दूसरा जो ओपन होता है उसको बोलते हैं फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन होता है वो लगभग मई के टाइम में होता है। नेक्स्ट है विमल्डर जो है वो जून लास्ट में या जुलाई शुरुआत में होता है। और लास्ट है US ओपन। जो US ओपन है वो यहाँ पर अगस्त और सितंबर के बीच में होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम है, आपको ध्यान में ये रखना है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट US ओपन, ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट के ऊपर। फ्रेंच जो ओपन है वो क्ले के ऊपर खेला जाता है और जो विमल्डन है वो खेला जाता है ग्रास कोर्ट के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम जिनमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड या प्लेयर्स से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सजेशन दिया कि गुरुग्राम के बाहर में जो भी पहाड़ी वाला क्षेत्र है ना वो अरावली के अंडर नहीं आता, ऐसा उन्होंने बोला है। मतलब अरावली को रीडिफाइन किया है उन्होंने। तो इसको लेकर के कुछ एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो एस्टेट डेवलपर्स हैं, एक तरीके से जो बिल्डिंग डेवलपर्स हैं, उनको सहायता पहुंचाने के लिए, उनको प्रॉफिट दिलवाने के लिए ये अरावली को रीडिफाइन किया गया है। अभी फरीदाबाद वाले एरिया में क्या किया, वहाँ पर एनक्रोचमेंट करके अरावली वाले रीजन में कुछ बिल्डिंग्स बनाएगी जिनको हाई कोर्ट ने क्या किया, उनको गिराने के आदेश दिए। और इसी को लेकर के वहाँ पर जो लोग हैं, जो कॉमन पर्सन है, जिन्होंने अपने मनी इन लोगों को दिया, अब उनको दोबारा से जो कंपनसेशन मिलेगा उसमें मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक तरीके से जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो इसी तरीके के डेवलपर्स को सहायता पहुँचाने के लिए ये बोल रही है। अब एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि देखो, आप ये बोल रहे हो ना गुरुग्राम, ओल्ड गुरुग्राम के बाहर में कोई भी जो एरिया है वो अरावली के अंडर नहीं आता।
इससे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है वो श्रिंक होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे नोटिफिकेशन 2004, 2002, 4, 7 इनमें नोटिफिकेशन जारी किए, मतलब वो नोटिफिकेशन तो ऐसे ही जारी कर दिए थे। ये एक्टिविस्ट अपनी बात बोल रहे हैं। अब हरियाणा में और इसके अलावा जो अरावली की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो अरावली जो है वो यहाँ पर गुजरात में खेड़ब्रह्म से स्टार्ट होती है, उसके बाद में यहाँ पर दिल्ली में रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। रायसीना हिल्स में हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से अगर हम बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर जो अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं अरावली की जो चौड़ाई और ऊंचाई कम होती जाती है। अरावली के यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट पर आप देखोगे तो ये थार डेजर्ट है। जो अरावली है वो डेजर्ट एरिया को ईस्टर्न पार्ट की ओर एक्सपेंड होने में एक तरीके से बैरियर का काम करती है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट रोल है अरावली का, और एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी या फिर एक्टिविस्ट इसको रोकने का, इसको बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि अगर थार डेजर्ट ये वाला एरिया जो हिली रीजन है वो काफ़ी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो डेजर्ट जो है वो इस एरिया में, ये एरिया जो है वो गंगा और यमुना का फर्टाइल सोइल वाला रीजन है। तो यहाँ पर जो रीजन है, जैसे जैसे यहाँ की जो सोइल है वो इस तरीके से विंड के थ्रू इस एरिया में एक्सपेंड होगी, तो यहाँ की जो लैंड है वो भी बैरन कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, फर्टाइल सोइल जो है वो एक तरीके से स्टेराइल सोइल में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देखिए, आंध्रा और ओडिशा का जो बॉर्डर वाला एरियाज है उस एरिया में कुछ गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल बीच में सिचुएटेड हैं। उन गांव को लेकर के किस तरीके के इनिशिएटिव होने चाहिए, किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अब यहाँ पर इलेक्शन होने थे तो दोनों के दोनों स्टेट जो हैं वो कुछ गाँवों को लेकर के, कुछ जगह को लेकर के अपने अपने एरिया क्लेम करने लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो प्रॉब्लम है ना उसको आप दोनों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है वो क्या कीजिए, आप इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, उन स्कूल में कुछ स्कीम जो है वो आंध्रा की चल रही है, कुछ स्कीम जो है उड़ीसा की चल रही है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो रजिस्टर्ड हैं आंध्रा में भी और उड़ीसा में। इस तरीके से अगर बॉर्डर एरियाज़ में हर स्टेट के साथ इसी तरीके की प्रॉब्लम है तो रियल जो डाटा है वो कभी तो हमारे सामने आ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो डबल जगह काउंट किए जा रहे हैं। तो जो भी इनिशिएटिव जो भी होना चाहिए वो क्लियरली होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना बॉर्डर इशू, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको कम्प्लीटली एक स्टेट में, या तो आंध्रा उसको कम्प्लीटली ले या फिर उड़ीसा ले, या कम्प्लीटली इस एरिया को इस तरीके से डिवाइड कर लिया जाए कि कुछ एरिया यहाँ पर आ जाए और कुछ एरिया उड़ीसा में चला जाए, जिससे क्या हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, इन लोगों का भी डेवलपमेंट हो सके। एक स्टेट की जब स्कीम इनके ऊपर इंप्लीमेंट होगी, इन गाँव में ये है कि इलेक्ट्रिसिटी आंध्रा दे रहा है, ड्रिंकिंग वाटर उड़ीसा प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये जो इशू है ना ये सोल्व करने की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, देखो आप जो पार्टी है उसको लेकर के है। आम आदमी पार्टी जब बनी थी ना तो उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल में बोला गया है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बोला गया था कि देखो जो अदर पार्टीज हैं उनके अकॉर्डिंग वो कोई भी काम नहीं करेंगे। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो 2 बार से ज़्यादा नेशनल कन्वीनर नहीं होगा, ऐसा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है ना, पहले आप इसको समझिए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ होते हैं और कुछ आपके मतलब एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन सबको एक तरीके से एक जगह कोडिफाई किया जाता है और एक जगह लिखा जाता है। जब एक जगह एक बुक में लिखा जाता है तो वो हो जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जब एक जगह ना लिख करके जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो वो हो जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कंट्री को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, जो ज़रूरत है, जो नीड है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म आपके समझ में आ गई होगी। तो आम आदमी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कुछ समय पहले अमेंडमेंट किया गया कि एक जो पर्सन है वो 2 बार से ज़्यादा भी अब नेशनल कन्वीनर रह सकता है, और अरविंद केजरीवाल 3rd टर्म के लिए इलेक्ट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़,
ये जो जगह है, ये जो जगह है ना, आपको बिल्कुल ग्रीनरी एरिया दिख रहा होगा, है ना, ग्रीनरी एरिया दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये जो एरिया है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिशर जो ऑफिसर थे, उन्होंने विलायती कीकर को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था ताकि जो ग्रीनरी एरिया है उसको इंक्रीज किया जा सके। लेकिन जो विलायती कीकर जो है, जिसका यहाँ पर साइंटिफिक नेम देखिए प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, ये जो पेड़ है ना, ये जो ट्री है वो नॉन नेटिव है, इन्वेजिव ट्री स्पीसीज है इन द रिज। इससे क्या होता है कि ये जो जगह है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर अब देखो ये एरिया बिल्कुल कवर है, मतलब ये जो विलायती कीकर है इन्होंने इस एरिया को बिल्कुल कवर कर रखा है। अब जैसे ही इन्होंने बिल्कुल कवर कर रखा है, इनके नीचे छोटे छोटे पेड़ जो पनप सकते थे, अगर ये कवर करके खुली जगह देते, सनरेज को नीचे तक सॉइल तक पहुंचने की जो जगह है वो प्रोवाइड करवा पाते, तो यहाँ पर नीचे नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स जो होती हैं, वो भी डेवलप हो सकते हैं। लेकिन ये जो विलायती कीकर है ना, इनकी प्रॉब्लम ही यही है कि ये कंप्लीटली कवर कर लेते हैं और इनके नीचे जो भी अदर प्लांट्स हैं उनको डेवलप नहीं होने देते। इसलिए गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि आने वाले 5 साल में ये नया प्रोजेक्ट चला जाए जिसमें इन पेड़ों को ख़त्म करके कुछ ऐसे पेड़ डेवलप किए जाएं जो हमारे नेटिव प्लांट्स हों। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, अगर इन पेड़ों को आप क्या करते हो, मशीनरी के थ्रू इनको खत्म करने की कोशिश करते हो ना, तो मशीनरी से अगर आप इनको खत्म करोगे तो यहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, जो भी यहाँ पर जानवर्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब खत्म हो जाएगी, उनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मैनुअली इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ओके, लेकिन ज़रूरत तो है इसको खत्म करने की, क्योंकि जो नेटिव प्लांट्स हैं उन स्पीसीज को हमें डेवलप करना है, ताकि जो हमारे सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर आ रही है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सोइल है ना, ये जो पेड़ है विलायती कीकर जो है वो सोइल में एक तरीके से इंक्रीज ही नहीं होने देती, मतलब सोइल में जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है ना उसको इंक्रीज ही नहीं होने देती है। ये मेजर प्रॉब्लम है। तो इस एरिया में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको दोबारा से इंक्रीज करने के लिए हमें करना होगा। और इस तरीके से ये जो इनिशिएटिव है उसको किस तरीके से गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेगी, ये मेजर देखना वाली बात होगी। क्योंकि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करना होगा कि ये जो है ना, यहाँ पर जो भी नेचुरल हैबिटाट है एनिमल्स का वो भी ख़त्म ना हो, और ये जो प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, वो उसको भी ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से है। इस आर्टिकल में ऑयल पाम के बारे में बताया गया है। अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताया गया रबी क्रॉप्स के लिए 2000 सेशन, मार्केटिंग सेशन 2022 और 2023 के लिए। इसमें उन्होंने गेहूं के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2% इंक्रीज किया, और जो रेप सीड मस्टर्ड है उनके लिए 8.6% इंक्रीज किया। इससे क्या लगता है कि ऑयल पाम मिशन के लिए जो इंडिया अपने इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है, मतलब इंडिया चाहता है कि ऑयल में हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर पाएं, आत्मनिर्भर बना पाएं। ओके, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अनाउंस किया था हाल फिलहाल में नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए हैं। 11,000 रुपए में क्या होगा, 11,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो ये जो ऑयल पाम है ना, ये जो क्रॉप है ये किस एरिया में उगती है, तो सबसे पहले ये जो क्रॉप है वो वाटर गजलिंग है। ओके, ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है, मतलब 150 mm रेन फॉल होनी चाहिए एवरी मंथ में। इसके अलावा इस एरिया में जो टेम्परेचर है वो 20 से 33 डिग्री के बीच में होना चाहिए, वहाँ पर ये क्रॉप उग पाती है। तो नेशनल रीअसेसमेंट कमेटी 2020 ने आइडेंटिफाइड किया है हमारे इंडिया में कि ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए 28 लाख हेक्टेयर जो एरिया है उसको उन्होंने असेसमेंट किया है कि इस एरिया में यहाँ पर ऑयल पाम को डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअल एरिया की अगर हम बात करें कल्टीवेशन के लिए, तो प्रेजेंट टाइम में ओनली 3.5 लाख हेक्टेयर ही प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, जिसमें से ज़्यादातर जो है 34% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में,
आसाम जिसमें शामिल है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 19% एंड 16% तेलंगाना में। तो ये एरिया जो है वो हमें जल्दी से इसको बढ़ाना होगा। 2025-26 तक हम 6.5 लाख हेक्टेयर ऑयल पाम के अंडर एरिया डेवलप करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से इंसेंटिव दिए जाएंगे फार्मर्स को, जिससे जो फार्मर्स हैं वो अपने नेचुरल जो क्रॉप्स, ट्रेडिशन में जो क्रॉप्स चलती आ रही है, वीट, बार्ले, राइस, ये जो सब है, इनको हटा करके, इनको चेंज करके, इनकी जगह इस तरीके के गवर्नमेंट के जो नए इनिशिएटिव है ना उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें बताया गया है कि इनपुट असिस्टेंट के रूप में पर हेक्टेयर के लिए 20,000 से 29,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा 12,500 हेक्टेयर 4 साल के लिए एडिशनल असिस्टेंस के लिए दिए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए जो हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए दिए जाएंगे। मतलब देखो, अपने आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज बनाने के लिए रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से असेसमेंट दिए जाएंगे। अब सबसे बेहतरीन बात यह है कि पर हेक्टेयर ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 4 टन तक हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्रॉप में ये इस तरीके का जो आउटपुट है वो सामने आ सकता है। मतलब एक तरीके से पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, जिससे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प होने वाली है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस स्ट्रेटजी में एक है प्राइसिंग फॉर्मूला। फ्रेश फ्रूट बंचेज का जो प्राइसिंग फॉर्मूला है उसकी जो स्ट्रेटजी है ना वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है। मतलब कोई भी यहाँ पर एमएसपी नहीं बताई गई है कि आपको इतनी एमएसपी दी जाएगी। तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी, जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोडक्शन को डायरेक्ट फार्मर से खरीदती है। ओके, और प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है। तो आत्मनिर्भर जो बनने के लिए इंडिया अपने आप को ट्राई कर रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के समय हमारे यहाँ पर जो भी एडिबल जो फूड्स हैं उनकी भी कमी थी, लेकिन इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास में बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्टोरेज है एडिबल फूड का। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह देखिए एक्सप्लेन्ड पेज से है। यहाँ पर हमारे सीजीआई ने 128 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। किसको? 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने कंप्लीट जो ग्लोबल लेवल पर लोगों को संबोधित किया, उन्होंने स्पीच दिया और उन्होंने सेकुलरिज्म को एडवोकेट किया था। उन्होंने बोला था कि जो हमारा यूथ है उसने हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ये हमारे सीजीआई ने बोला कि किसी भी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो यूथ को पता होनी चाहिए, और जो यूथ है उन्होंने, चाहे आप इमरजेंसी का टाइम देख लो या हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम है उस समय देख लो, यूथ ने काफ़ी स्ट्रगल किया और उसी का नतीजा रहा कि हमने फ्रीडम अच्छे से गेन कर पाई। और जो विवेकानंद है उन्होंने सेकुलरिज्म का एक तरीके से सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था रिलीजन फॉर कॉमन गुड, ऐसी चीज़ों के लिए होना चाहिए धर्म जिसकी वजह से कुछ अच्छी चीज़ें हो सकें। ओके, नेक्स्ट न्यूज एक्सप्लेन पेज से है और यहाँ पर सारागढ़ी जो बोर हुई थी उसके बारे में 12 सितंबर यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, 124 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसको 124th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है 12 सितंबर को, सारागढ़ी जो वॉर हुई थी उसको लेकर के। अब देखो ये सारागढ़ी क्या है, सारागढ़ी जो थी वो 2 फोर्ट के बीच में, लोकहाट और फोर्ट गुलिस्तान, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन टावर था सारागढ़ी। अब यहाँ पर वैसे तो 40 यहाँ पर जो एक तरीके सोल्जर्स हुआ करते थे, लेकिन उस दिन 12 सितंबर को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 21 सोल्जर थे और एक तरीके से दूसरी तरफ से इनके ऊपर अटैक होता है। हालांकि वो कनेक्ट करने की, इन फोर्ट में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अटैक हुआ है, लेकिन उनको जो बैक सपोर्ट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। लगभग 8,000 सेना इनके सामने होती है और ये सिर्फ 21 सोल्जर्स होते हैं। इन्होंने लगभग 7 घंटे तक इन लोगों से लड़ी और अपनी अंतिम सांस तक इन्होंने कोशिश की कि सारागढ़ी को ये कैप्चर नहीं करने दे। इसीलिए जो सारागढ़ी है वो अगर वॉर में जो इम्पोर्टेंट वॉर में नेम आता है तो वो सारागढ़ी का आता है। ये जो कम्युनिकेशन टावर है इसको रणजीत सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसका रीनेम्ड कर दिया था।
तो ये जो सारागढ़ी वॉर है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।